नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फैक्ट आई के ऊपर। दोस्तों, मैं डॉक्टर मुनीश कुमार, एमडी आयुर्वेदा, जनरल फिजिशियन इन आयुर्वेदा, आप लोगों की तंदुरुस्ती की कामना करते हुए आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करने से पहले एक जो छोटी-सी न्यूज़ जो कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताई, जो कि खास करके कहीं न कहीं ये होता है अभी हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो पब्लिक है, उन तक पहुँचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उसी न्यूज़ के को लेकर मैं आज एक बार फिर से वो न्यूज़ दोहराना चाहूँगा। अभी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी, जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ख़ास करके ये मतलब स्टेटमेंट दी है भी ऐसा अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा भी आने वाले टाइम में कोविड के इस इन्फेक्शन के दौर में भी बच्चे कहीं न कहीं ज़्यादा सफ़र करेंगे। देखने में यही आ रहा है अभी शायद कहीं न कहीं बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से रिकवर कर रहे हैं और जो ख़ास करके सेकंड वेव अभी चली थी और सेकंड वेव का अभी जो दौर ख़त्म नहीं हुआ है, जो अभी सेकंड वेव चल रही है उसके अंदर अभी काफ़ी मतलब अनलॉकडाउन शुरू हो चुका है। और ऐसे में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो बच्चे हैं जिन्होंने सेकंड वेव के अंदर भी सफ़र किया थोड़ा बहुत, वो बिल्कुल माइल्ड केसेज़ थे। माइल्ड से मॉडरेट केसेज़ के अंदर ही देखने के अंदर आए। ज़्यादा सीवियर केसेज़ बच्चों के अंदर नहीं आए, तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी रिलैक्सिंग न्यूज़ है। कहीं न कहीं ये एक मतलब चिंता से हमें कहीं न कहीं थोड़ा-सा हमारे ऊपर कहीं न कहीं एक साइकोलॉजिकली ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालती है इस चीज़ को लेकर। तो दोस्तों यहाँ पे जो बात हुई साइकोलॉजिकली, तो क्योंकि डेली कोई ना कोई इस तरह के केसेस हमें देखने के अंदर मिलते हैं, खास करके पेशेंट्स का या डेली किसी का ज़िक्र हमें देखने को मिलता है। तो इस कोविड के दौर पे जैसा कि एक सेशन में मैंने डिस्कस किया था, मैं मेंटल हेल्थ एंड कोविड-19। तो इस कोविड के दौर में हमें जो मैंने आपको एक बताया था अभी, जो साइकोलॉजिकली साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा देखने के अंदर आ रहे हैं और वो केसेस सिर्फ़ एडल्ट के अंदर देखने के अंदर नहीं आ रहे हैं। भी मैं यूँ कहूँ भी अगर एडल्ट के अंदर देखने के अंदर नहीं, ये केसेस कहीं न कहीं बच्चों के अंदर भी बहुत ज़्यादा बुरा असर डाल रहा है, ये कोविड का जो दौर है, ये कहीं न कहीं बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा बुरा द दौर डाल रहा है। किस तरह से दौर डाल रहा है? ख़ास करके बच्चों ब जो बच्चे ख़ास करके जो ग्रोइंग एज है 2 से 3 साल, 3 से 4 साल के जो बच्चे हैं ख़ास करके, ऐसे बच्चे उनका बेसिकली ये चीज़ होती है भी वो कहीं न कहीं लॉकडाउन की वज़ह से पेरेंट्स उन्हें घर से बाहर नहीं निकालते और घर के अंदर ही वो रहते हैं। तो इस वजह से जो उनका मेंटल डेवलपमेंट है वो सोशली ना हो पाके सिर्फ़ एक जगह पर घर पर ही रह जाता है। तो ये कहीं न कहीं एक बहुत अपने आप में खतरनाक सिचुएशन जो है वो कहीं न कहीं सामने की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा भी प्लीज़ कहीं अगर इफ पॉसिबल भी बच्चों को थोड़ा-सा सोशली करना होगा, बट प्रिकॉशंस के साथ-साथ ही करना होगा। बच्चों को उनके फ्रेंड सर्कल के साथ मिलना या थोड़ा-सा अप एंड डाउन्स देखना ये ज़रूरी है उनके मतलब मेंटली डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसे कई सारे केसेस जब सुनने के लिए आते हैं तो ऐसा होता है भी क्यों ना इन इन चीज़ों को ख़ास करके जो हमारे दर्शक हैं उनके साथ ज़रूर साझा किया जा सके। तो डेफ़िनेटली प्लीज़ बच्चों को जित हो सके थोड़ा बहुत सोशलाइज़ करना ज़रूरी। सोशलाइज़ का मतलब भी हम अपने परिवार के अंदर ही, हम अपने रिश्तेदारों के अंदर ही, जैसे नान के दादी इस तरह से कर सकते हैं। या घर के अंदर अगर कोई और छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ मिलके बच्चों को थोड़ा-सा कहीं न कहीं उनके मतलब भी थोड़ा-सा एक्सप्लोर कर सकते हैं बच्चों को थोड़ा-सा बाहर के एनवायरनमेंट को लेके, क्योंकि सिर्फ़ मोबाइल और लैपटॉप और इन चीज़ों से बाहर निकल कर भी बच्चों का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके फिज़िकली हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए। डेफ़िनिटली अगर बाहर कोविड टाइम है तो कहीं न कहीं हमें उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं बच्चे जो हैं घर के अंदर रहकर भी एक नेगेटिव इंप्रेशन का, कहीं न कहीं नेगेटिव वाइब्स का कहीं न कहीं शिकार हो रहे हैं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने सीखना है कहीं न कहीं हमसे ही सीखना, हमें देखकर ही बच्चों की मेंटली डेवलपमेंट होती है। तो इस दौर के ऊपर मैं इस चीज़ के ऊपर मैं इस दौर में इस चीज़ के ऊपर मैं एक थोड़ा-सा मतलब भी चाहता था भी कहीं न कहीं मैं अपने दर्शकों के साथ इस चीज़ के बारे में डिस्कस ज़रूर करूँ। तो जी हाँ, दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है नी जॉइंट पेन के ऊपर, जो घुटने का दर्द है। देखिए लास्ट 2 सेशन से कहीं न कहीं हम जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं अभी बेसिकली हमारे जो लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं। लाइफ़स्टाइल स्टाइल डिसऑर्डर्स मतलब जो हमारी जीवन शैली के जो रोग हैं, ख़ास करके जीवन शैली को हम
एक उतने बढ़िया तरीके से खा एक क्वालिटी लाइफ़ जिसे हम बोलते हैं, उसको डिपेंड करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो कि आज के इस मॉडर्न एरा की दौड़ के साथ-साथ कहीं न कहीं हम अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते जा रहे हैं। ऐसा है, डेफ़िनेटली है। भी इस आधुनिकता की वजह से कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा हिस्सा जो जनता का है, वो कहीं न कहीं पॉसिबली भी जो है अपनी हेल्थ के साथ डेफ़िनेटली कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन होती है। अक्सर आप लोगों के बीच में भी इस तरीके से बात होती होगी, भी सारी उम्र अगर करियर को लेके भागते रहे, करियर को लेके कमाते रहे और उस चीज़ को जब सेविंग को एक अच्छी खासी अमाउंट को सेविंग के साथ जोड़ा और फिर एट लास्ट कोई ऐसा हेल्थ इश्यूज़ हुआ जिसमें सेविंग का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा उड़ जाता है उस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए या कुछ भी भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। तो क्यों ना हम इस आयुर्वेद की जीवन शैली को या यूँ कह लीजिए एक स्वस्थ जीवन शैली को अपने उसके साथ अपनाएँ। अल्टरनेट हर चीज़ का है, हर चीज़ का अल्टरनेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग मीठा बहुत पसंद करते हैं, मीठे की जगह स्टीविया का यूज़ करना जो कि एक ऑर्गेनिक प्लांट है, ये भी एक बहुत खूबसूरत अल्टरनेट है। कुदरत ने हर चीज़ अपने हिसाब से मेंटेन की है। तो ख़ास करके आजकल के जो लोगों की उनकी कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और वेट जिनका ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इन्हीं के आगे ही मैं डिस्कस करूँगा डायबिटीज़ आज बहुत ज़्यादा कॉमन सी प्रॉब्लम हो चुकी है, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा कॉमन सी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो ये जो समस्या है कहीं न कहीं इस चीज़ से लड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है आज के समाज के अंदर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है या यूँ कह लीजिए भी डॉक्टर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। कहीं न कहीं हर रिपीटेड फ़ॉलो-अप में पेशेंट्स की एक मेडिसिन बढ़ाकर दी जाती है या यूँ कह लीजिए भी 1 साल लगातार मेडिसिन खाने के बाद जब वो दवा काम करनी बंद कर देती है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो ऐड ऑन फिर दवाई और बढ़ाकर दी जाती है और स्ट्रॉन्ग दी जाती है और स्ट्रॉन्ग दी जाती है, तो आखिरकार कहीं न कहीं तो इस चीज़ का कहीं न कहीं हम अपनी क्वालिटी लाइफ़ से ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। डेफ़िनेटली ये चीज़ हो रही है। तो आज जो चीज़ थी, वो चीज़ थी भी घुटने का दर्द ख़ास करके क्यों इतना ज़्यादा कॉमन है? क्या-क्या कारण है जिसकी वज़ह से लोगों के अंदर जो नी जॉइंट पेन है जो बहुत ज़्यादा हो रहा है और क ये बहुत सारे कारण हैं इसके। तो इसी चीज़ को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, उम्र के साथ-साथ हमारा शरीर ढलता है। आयुर्वेद के अंदर भी ये चीज़ आती है, भी युवावस्था होती है, युवावस्था, बालावस्था और युवावस्था इसके अंदर जो हमारे शरीर की धातुएँ हैं, वो नवनिर्मित होती हैं, नई बनती हैं, एक नई ऊर्जा का संचार रहता है, हमारे अंदर काफ़ी एनर्जी रहती है। अधेड़ अवस्था के अंदर जब हम पहुँचते हैं, तो कहीं न कहीं ये धातुएँ जो होती हैं, जो हमारे शरीर के जितने भी यूँ कह लीजिए एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, वो कहीं न कहीं मेंटेन रहती हैं। बट एक जब हम वृद्धावस्था के अंदर पहुँचते हैं, जब हम बुज़ुर्ग की अवस्था के अंदर पहुँचते हैं या हमारे घर के अंदर बुजुर्गवार होते हैं, 50 से ऊपर या 60 से ऊपर की जो एज हो जाती है, तो उसके अंदर कहीं न कहीं जो धातुओं का क्षीण होना वो अपने आप में एक स्वाभाविक है। धातुएँ क्षीण होती चली जाती हैं। तो ऐसा मतलब फिर क्या ऐसे कारण हैं मतलब और कौन-कौन से कारण हैं भी जिसकी वजह से आजकल जो घुटने की दर्द की जो समस्या है वो हर दूसरे घर के अंदर बनी हुई है। तो देखिए सबसे पहला कारण तो यही है, जिसे मैंने आपको बताया भी जीवन शैली के जो ख़ास करके जो हमारी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम योगा नहीं कर पाते, हम अपनी यूँ कह लीजिए भी घुटनों का इस्तेमाल उतने तरीके से नहीं कर पाते या यूँ कह लीजिए हमें इस चीज़ के बारे में पूरी तरह से पता भी नहीं है अभी हमें किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना, तो बहुत सारे ऐसे कारण सब चीज़ें मिल जाती हैं। अगर मैं बात करूँ घुटनों के दर्द को लेकर तो सबसे बड़ा जो कारण आज के टाइम में आज की समस्या है, वो है मोटापा। मोटापा सिर्फ़ घुटनों के दर्द को नहीं, मोटापा तो इसके साथ-साथ कहीं न कहीं डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, दिल के रोग की समस्या, किडनी के ऊपर प्रेशर डालना, मतलब एक समस्या नहीं ऐसे कई सारे कारण हैं जो कहीं न कहीं इस डायबिटीज़ या इस मोटापे की वजह से जैसे कि मैंने अपने जब कोविड के सेशन लिए तो उस कोविड के सेशंस में मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी भी किस तरह से एक मोटा आदमी है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मतलब भी एक ग्लूकोज़ इंटॉलरेंस हो जाती है उसके अंदर, मधुमेह के बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं वो डायबिटीज़ को। तो
आज चलो जहाँ तक बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अभी घुटने के दर्द की। तो क्यों ये समस्या इतनी जटिल होती जा रही है? क्यों ये समस्या हमारे समाज के अंदर हमारे जो एक समाज के एक बहुत बड़े मतलब भी वर्ग को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा इसकी क्वालिटी को मतलब मैटर कर रही है। तो मोटापा हुआ, ये सबसे बड़ा कारण है क्योंकि देखिए, हमारा जो शरीर है, उस उनका पूरे शरीर का जो भार है, वो कहीं न कहीं घुटनों के ऊपर और हमारे पैरों के ऊपर टिका हुआ होता है। अगर पैरों के ऊपर उतना टिका है, पैरों का क्योंकि सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से जो ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, वो घुटनों के ऊपर पड़ता है। अब ऐसे में कई सारे कारण हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, ख़ास करके बेसिकली अब ऐसे में क्या होता है, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल घुटने की ये जो 2 हड्डियाँ हैं, इनके अंदर एक स्पेस है, इनके अंदर एक फ्लूइड है। अब लगातार ओवरवेट होने की वजह से, लगातार भार ज़्यादा होने की वजह से ये दोनों हड्डियों के बीच में गैप मेंटेन नहीं हो पाता। गैप मेंटेन ना होने की वजह से ये हड्डियाँ जब आपस में घिसती हैं, आपस में घिसने की वजह से ही यहाँ पे कई बार दर्द पैदा होता है, इन्फेक्शन पैदा होती है, इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, जलन पैदा होती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण घुटनों के दर्द के बीच में ओस्टियोफाइट्स की फॉर्मेशन। ओस्टियोफाइट्स को मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा, जब दोनों हड्डियाँ आपस में घिसती हैं, तो हड्डियों के छोटे-छोटे कण जो होते हैं, वो इनसे अलग होने शुरू हो जाते हैं। हड्डियों के कण अलग शुरू हुए, उनको जब लगातार न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो कण हड्डियों के बिल्कुल किनारे पे अपनी एक्स्ट्रा ग्रोथ कर लेते हैं। यानी वो त्रिशूल की भांति, सूल की भांति क्या होते हैं, अपनी ग्रोथ कर लेती हैं एक्स्ट्रा। ऐसे में क्या होता है, जब कभी इंसान चलता है, बैठता है या वो बैठकर खड़ा होता है, तो उसे कहीं न कहीं जो घुटने की दर्द की समस्या है, वो लगातार बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और ख़ास करके जो घुटने के दर्द की जो समस्या होती है, वो ख़ास करके क्या होती है, समाज के जो महिला वर्ग है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? देखिए, जो शरीर है, फीमेल्स का जो शरीर है, बेसिकली कुदरत ने उस चीज़ को ऐसा बनाया है भी उन्होंने अपने अंदर से किसी और को भी जन्म दिया देना है, जो कि एक बहुत खूबसूरत सी बात है। इसीलिए ये चीज़ बोली जाती है कि एक फीमेल के लिए, एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए, एक नारी के लिए जो कैल्शियम सप्लीमेंट होता है, वो कहीं न कहीं उसके 35 साल या 35 साल की कम उम्र के अंदर ही जितना वो मैक्सिमम कैल्शियम अपने बॉडी के अंदर डिपॉज़िट कर लेती है, वही कैल्शियम उसके रेस्ट ऑफ द लाइफ़ के अंदर काम आता है। अब ऐसे में क्या होता है, अभी बहुत ज़्यादा ख़ास करके प्रेगनेंसी के टाइम पे या पूरी न्यूट्रिशन डाइट ना लेना, प्रेगनेंसी से अलग भी फॉर एग्ज़ाम्पल जिन औरतों को व्हाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया की समस्या रहती है, ऐसे में क्या होता है, अभी लगातार जो उनका हड्डियों हड्डियों का जो कैल्शियम है, वो लगातार सफ़ेद पानी के तौर पे निकलता रहता है। वो एक सबसे बड़ी जो गहरी समस्या है। ऐसे में उनका डॉक्टर को सही तरह से ना बताना या लगातार उस समस्या से जूझते रहना, उस चीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लेना, ये भी एक कहीं न कहीं एक सीवियरिटी को ही बुला हुआ है लगातार इस चीज़ से। इसीलिए यही ऐसे कई कारण हैं, जिनकी वजह से 10 में से अगर जो देखेंगे 10 पेशेंट में से जो 8 पेशेंट होंगे, वो कहीं न कहीं फीमेल्स होंगी, औरत होंगी जिनको घुटने के दर्द की समस्या ज़्यादा रहती होगी। और ऐसे में देखिए, ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट हमें आयुर्वेद क्या कहता है? अभी निदान परिवर्तन जो कारण है, वो कहीं न कहीं उसी को दूर कर देना ही अपने आप में एक ट्रीटमेंट है। हम जिनको घुटने का दर्द की अक्सर समस्या रहती है और जो लोग इस चीज़ को बहुत मतलब अनगेली कर देते हैं, अनजान बने रहते हैं इस चीज़ से या इस चीज़ के साथ ही उनको ये लगता है, मैं इस चीज़ के साथ ही कहीं न कहीं कंटिन्यू करता रहूँगा। तो ऐसे में फॉर एग्ज़ाम्पल ये समझ के चलिए भी अगर वो घुटनों एक बार बैठकर खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में वो 1 साल के लिए अपना घुटना और नज़दीक ले आते हैं, खत्म कर लेते हैं। क्यों घुटना देखिए, घुटना हमारे शरीर का वो महत्वपूर्ण अंग है जिससे हम बैठ सकते हैं, चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं। कहीं न कहीं जो हमारे डेली के काम है क चलना, बैठना, शौच करना, कितना मतलब ज़रूरी अंग है हमारे शरीर का जिससे हमारी एक क्वालिटी लाइफ़ उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो क्यों इस चीज़ के बारे में इग्नोरेंस इतनी ज़्यादा हो जाती है? तो इसी चीज़ को ना करते हुए ख़ास करके मैं जो हमारे लेडीज़ व्यूअर हैं, उनको मैं एक रिक्वेस्ट ये चीज़ करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस चीज़ के ऊपर ज़रूर कंसिडर करिए भी जो कैल्शियम सप्लीमेंट है और नेचुरल कैल्शियम सप्लीमेंट है जैसे दूध वग़ैरह पीना,
केले वगैरह या और जो बेसिकली नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं, उसके अंदर बेसिकली जितना आप वो ले सकती हैं मैक्सिमम उस चीज़ को कंज़्यूम कीजिए। क्योंकि देखिए एक में 35 साल तक की उम्र के अंदर ही आपके अंदर बॉडी के अंदर जो कैल्शियम स्टोरेज है वो हो पाएगा कि 35 साल की उम्र के बाद भी अगर आप जो कैल्शियम ले रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स का ये बिलीव है कि जो 35 साल के बाद जो भी औरतें कैल्शियम का सप्लीमेंट ले रही हैं, वो ऐसे ही ले रही हैं और लगातार निकाल भी रही हैं, उसमें का कोई यूज़ नहीं है। तो कहीं न कहीं आप अपनी क्वालिटी लाइफ़ को एनहांस करने के लिए, आगे आने वाले टाइम में इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए तो आपको कहीं न कहीं आपकी एक डाइट जो है वो उसके ऊपर ख़ास करके बहुत ज़्यादा तरीके से ध्यान देना है। हाइली न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, जिसके अंदर सब चीज़ें हैं, दूध की अमाउंट बहुत अच्छी होनी चाहिए ख़ास करके। फ्रूट्स जो है वो ले सकते हैं आप। तो ऐसे मतलब ख़ास करके जो महिलाओं को इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा वर्क करना होता है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बोलता हूँ भी ख़ास करके जिनको घुटने का दर्द की समस्या ज़्यादा रहती है और अभी-अभी शुरू हुई है। तो काफ़ी सारे ऐसे योगा प्राणायाम हैं जो बेसिकली देखिए आज नहीं मैंने लास्ट सेशन के अंदर जब अ, योगा और जिम के बीच में थोड़ा-सा डिफ़रेंस बताया था, उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी भी कहीं न कहीं जो योगा है वो हमारी बॉडी को रिचार्ज करता है, रिफ्यूल करता है। इसलिए योगा करने के बाद हम थोड़ा-सा रिफ्रेश्ड फ़ील करते हैं, हमारी बॉडी थोड़ी-सी एक्टिव फ़ील करती है। योगा करने के बाद हमें किसी भी इस तरह से इस चीज़ का अभाव नहीं होता भी हमें शायद हमारी बॉडी कहीं थक चुकी है या थकावट के अंदर आ चुकी है और हमें ऊपर से कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है, प्रोटीन लेने की ज़रूरत है। जबकि दूसरी साइड अगर हम बात करें, दूसरी साइड जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा हम अगर जिम करते हैं, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे में क्या है हमारी धातुओं का लगातार क्षीण होता रहता है। हम उनके ऊपर ओवर ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। ये ऐसा नहीं है भई कोई योगा सही नहीं है या जिम करना सही नहीं है, योगा सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। योगा भी सही है और अपने आप में जिम भी बहुत ज़बरदस्त है, अपने आप में वो भी बहुत एक अच्छी मतलब अगर डेली रूटीन के अंदर ऐड करी जाए तो बहुत एक अच्छी हैबिट है, ख़ास करके आज के टाइम में जिस समय में जो ये बीमारियों का दौर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ख़ास करके जीवन शैलियों की जो बीमारियाँ हैं, उसका दौर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बिल्कुल आप जिम करना है, 100% करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ़ एक डिफ़रेंस बता रहा हूँ भी एक हमारे जो वेदों के अंदर मेंशन्ड है जिसको हम योगा कह देते हैं और एक जिम करना तो इसीलिए ख़ास करके जब हम जिम करते हैं, हम एक्सेस में जिम करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है लगातार ग्लूकोज़ का ब्रेकडाउन हम करते रहते हैं जिसकी पूर्ति के लिए हमें कहीं न कहीं प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करना पड़ता है। तो यही एक कारण है इसीलिए हम थका रहे होते हैं बेसिकली अगर थकावट आ जाती है उनके अंदर जिसकी वजह से कहीं न कहीं हम ये चीज़ देखते हैं भी हमें जिम के बाद किसी न किसी ऊपर से सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जबकि योगा जो है वो कहीं न कहीं एक नेचुरल प्रोसेस है जो कहीं न कहीं हमें नेचर से कनेक्ट करने का काम करता है। योगा के अंदर ऐसे बहुत सारे आसन्स हैं, ख़ास करके देखिए साइक्लिंग मैं बोलूँगा। जिन लोगों को अभी-अभी घुटनों के दर्द की थोड़ी-सी माइल्ड सी समस्या शुरू हुई है, ऐसे में अगर वो साइक्लिंग करते हैं, तो साइक्लिंग करना कहीं न कहीं वो अपने दर्द को कहीं न कहीं ओवरकम कर लेना या घुटने की समस्या को ओवरकम कर लेना या साइक्लिंग लगातार करने से कहीं न कहीं वो अपने जो घुटने की उम्र है, वो बहुत अच्छी खासी बढ़ा लेते हैं। साइक्लिंग एक ऐसी एक्सरसाइज़ है, ख़ास करके लेटकर योगासन के टाइम पे साइक्लिंग करना या वैसे भी साइक्लिंग करना, ऐसे में क्या होता है साइक्लिंग में लगातार जो घुटना है, वो आपका हर एक सही ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से क्या होता है लगातार मूव करता रहता है हमारा घुटना और हमारा घुटना देखिए अगर मैं घुटने की कहीं न कहीं थोड़ी-सी स्ट्रक्चर आपको बताऊँ, तो ये जो बेसिकली जाँघ की हड्डी है और ये बेसिकली जो हमारे नीचे लातों की जो हड्डियाँ हैं, इनके बीच का जो गैप होता है, इनके बीच में एक प्लेट होती है, जिसको मेनिस्कस बोल देते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, ये मेनिस्कस की वजह से हम जो घुटने में है, हम कई बार घुटने को दाईं ओर, बाईं ओर मोड़ते हैं। राइट? हम अपने पैर को दाईं ओर मोड़ लेते हैं, बाईं ओर मोड़ लेते हैं या चौकड़ी मारकर बैठते हैं। ये हमारा जो घुटना है, ये कुदरत ने बहुत खूबसूरत तरीके से, खूबसूरत ढंग से इस चीज़ की संरचना की है, जिसमें हम चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, जिसमें मुसलमान भाई बैठकर नमाज़ करते हैं। वज्रासन में बैठ सकते हैं, सीधे खड़े सकते हैं, घुटने को मोड़ सकते हैं। कैसे भी हम उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। हमारे घुटने की जो एक मूवमेंट है, वो काफ़ी हद तक खुली हुई मूवमेंट है। अब ऐसे में
इस चीज़ का ओवर यूज़ करना, ओवर यूज़ यहाँ पे मतलब किस तरीके से करना, कई बार हम अनजाने में कुछ गलतियाँ कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए मैं यहाँ पे एक ख़ास करके जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको लेकर यहाँ पे मैं एक छोटी-सी जो बात बताना चाहूँगा। जब वो लोग रनिंग करते हैं या जंप करते हैं, रनिंग करते हैं, जंप करते हैं या जिनका ख़ास करके जो चलने का स्टाइल होता है, ऐसे में वो क्या करते हैं, अक्सर ज़्यादातर 90% लोगों की ये आदत होती है, 90 क्या 95% लोगों की ये आदत होती है, वो पहले एडी को रखते हैं और फिर उसके बाद पैर का पंजा रखते हैं। ऐसे में क्या होता है, जब हम ऊपर से जंप करते हैं या जब हम भाग रहे होते हैं, अगर पहले एडी को रखा जाए और उसके बाद जो सीधी जर्क पड़ती है, एक सीधा मतलब झटका लगता है घुटने को। अब जब लगातार हम भाग रहे हैं, जंप कर रहे हैं, डेली की हमारी एक्सरसाइज़ है, खास करके स्पोर्ट्स पर्सन की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में लगातार फॉर एग्ज़ाम्पल जब उनको जर्क लगती रहती है, झटका लगता रहता है, तो घुटने की जो हड्डियाँ वो आपस में टकराती रहती हैं। टकराने की वजह से एक टाइम ऐसा भी हो सकता है, खास करके स्पोर्ट्समैन के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत आती है, कि जिनका मेनिस्कस टियर हम बोल देते हैं, अभी जो मैंने बताया आपको दोनों घुटनों के बीच की जो प्लेट है, एक सी शेप की प्लेट होती है, वो उसके अंदर थोड़ा-सा टियर आ जाता है या यूँ कह लीजिए वो थोड़े से टूट जाती है, यूँ कह लीजिए भी थोड़ा-सा उसके अंदर घाव हो जाता है, जिसकी वजह से उनको दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे में कुदरत ने हमें पंजा क्यों दिया है? पैर का पंजा एक ज़मीन के ऊपर एक बहुत अच्छी ग्रिप बनाने के लिए दी है। देखिए, हमारी हैबिट नहीं है, शायद हो सकता है अभी शायद अगर शुरू के कुछ दिनों के अंदर अगर हम प्रैक्टिस करें, अभी पहले पंजा रखें और फिर हम पैर का जो एड़ी है उसको बाद में रखें, तो थोड़ा-सा अजीब लग सकता है। बट अगर इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाए, क्यों? क्योंकि अगर हम पैर को सीधा रखते हैं, पैर का पंजा अगर नीचे की तरफ सीधा रखते हैं, तो कहीं न कहीं वो हमारे लिए एक शॉकर का काम करता है। जिस तरह बाइक के अंदर शॉकर होते हैं, पहले पंजे को रखना वो कहीं न कहीं एक शॉकर का काम करता है और घुटने के ऊपर सीधा प्रेशर नहीं बनता। एक जो प्रेशर है वो पहले पंजे के ऊपर शिफ्ट होता है, फिर उसके बाद हमारे जो बेसिकली एड़ियाँ हैं उसके ऊपर आता है और एड़ियों से वो काफ़ी हद तक जो घुटने का जो आपस में घर्षण है उसको काफ़ी हद तक बचा लेती है। कई बार ऐसा होता है, अभी जो कुछ लोग जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो एकदम से मूव करते हैं, एकदम से अपने पैरों के ऊपर एकदम से सर्कुलर फैशन के अंदर मूव करते हैं। तो ऐसे में कई बार मेनिस्कस टीयर हो जाता है। ये अब एक बहुत मतलब बड़ी दिक्कत की समस्या हो जाती है, क्योंकि ऐसे में हम डायरेक्टली उस चीज़ को कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक थोड़ा-सा लंबा टाइम पीरियड देना होता है ताकि उस चीज़ से हम ट्रीट हो सके या पूरा वो हेल्दी हो सके मेनिस्कस। इसीलिए पूरी केयर के साथ-साथ इसीलिए जो उनके शूज़ होते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन्ड होते हैं, ख़ास करके इस चीज़ों को हमें थोड़ा-सा अच्छे तरीके से हमें समझना चाहिए भी। अब ये जो चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई भी, चलते वक़्त भी हम सिर्फ़ स्पोर्ट्समैन की बात नहीं, चलते वक़्त भी बेसिकली चलते वक़्त भी हम अगर हम अपनी आदत इस तरीके से बना लेते हैं, भी जिसके अंदर अगर हम पहले पंजा रखें और फिर एड़ी रखें, तो ये कहीं न कहीं हमारी अगर आदत बन जाए, तो ये आदत कहीं न कहीं हमारे जो घुटने हैं उनको उनसे ओवरकम करने के लिए एक एक बहुत कारगर साबित होगी, बहुत बड़ी साबित होगी। अब देखिए यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ख़ास करके जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो घर के अंदर होते हैं, ऐसे बहुत सारे तेल ऑयल की एप्लीकेशन होती है, तेल की एप्लीकेशंस होती है, मसाज करते हैं तेल की, जिनसे उनको आराम मिलता है और कभी-कभी तो ऐसे केसेस भी सुनने के अंदर आते हैं भी, अगर वो तेल की मालिश कर लें, तो वो दर्द बढ़ जाता है, उनका वो दर्द कम नहीं होता। तेल बहुत सारे हैं, आप महानारायण तेल भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन तेलों को आप यूज़ कर सकते हैं मालिश करने के लिए, बहुत आराम-आराम से अगर सर्कुलर फैशन के अंदर मालिश की जाए, तो काफ़ी हद तक घुटनों के दर्द से आराम मिलता है और इवन आयुर्वेद के अंदर कुछ एक ऐसे जैसे जानु बस्ती एक प्रक्रिया है, जिसके अंदर घुटने को तेल के अंदर डुबो के रखा जाता है, गरम तेल के अंदर डुबो के रखा जाता है, महानारायण तेल, बलाश्वगंधा ऐसे कई सारे तेल हैं, औषधीय तेलों के साथ उनको डुबो के रखा जाता है, जिसमें क्या होता है भी घुटने को एक तो पूरा ऑयली नरिशमेंट मिलता है और अंदर तक जो तेल है वो रिस जाता है, जिसकी वजह से जो दर्द से आराम होता है और या कोई अंदर कोई अगर धातुओं का क्षीण हुआ है, तो वो कहीं न कहीं धातुएँ फिर से बनना शुरू हो जाती हैं लगातार इस प्रोसीजर से। बट मैं फिर से ये बात कहूँगा भी, जिन लोगों को घुटने के दर्द की समस्या है, थोड़ा-सा केयर करना उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो
अब ये ख़ास करके अगर मैं बात कर रहा था अभी आयुर्वेद औषधियाँ घर पे होती हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो गठिया-बा की समस्या होती है और एक सिंपल घुटने का दर्द होता है। अक्सर गठिया-बा की समस्या भी ज़्यादातर लोगों को बोलते हैं भी घुटने के अंदर दर्द शुरू होता है। किसी वैसे तो गठिया-बा के अंदर शरीर के जितने भी जोड़ होते हैं, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और जितने भी मतलब छोटे से छोटे जो जॉइंट्स होते हैं, हमारी उँगलियों के जॉइंट्स हो गए, पैरों के जॉइंट्स हो गए, कंधे का जॉइंट्स हो गया, हमारा हिप जॉइंट हो गया या हमारे जो घुटने हैं उनका हो गया, नीचे एंकल जॉइंट हो गया, पैरों के जो जॉइंट्स हो गए। तो ऐसे में मतलब जो दर्द शुरू होता है वो छोटे जॉइंट गठिए के अंदर छोटे जॉइंट से दर्द शुरू होता है। बट किसी-किसी केसेज़ में ऐसा होता है भी उनके जो दोनों घुटने के अंदर दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है। वो दर्द इतना ज़्यादा होता है भी जो दूसरे जॉइंट्स हैं उनके अंदर दर्द का एहसास उन्हें होता ही नहीं, क्योंकि घुटनों के अंदर दर्द भी इतना ज़्यादा होता है। अब ऐसे में क्या करते हैं, गठिए की समस्या के अंदर ख़ास मैं बोलना चाहूँगा भई ऐसे में वो क्या करते हैं अगर कोई लोकल ऑयल की एप्लीकेशन करते हैं, तो वो लोकल ऑयल की एप्लीकेशन कहीं न कहीं घुटने के दर्द की जो समस्या है उसको बढ़ा देता है। ये यहाँ पे एक समझने की ज़रूरत है, भी अगर सिंपल सा संधिवात अगर सिंपल ही घुटनों में दर्द है, वो दर्द सिंपल तेल की मालिश करने से कहीं न कहीं बहुत कम हो जाता है। अगर वो दर्द बढ़ रहा है, तो आपको चिकित्सक परामर्श की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसे में आप प्लीज़ आस-पास के किसी भी चिकित्सक से मिलिए, चाहे आयुर्वेद, चाहे एलोपैथ, जो भी आपके साथ आस-पास के डॉक्टर्स हैं, उनसे डेफ़िनिटली मिलिए और कुछ एक ब्लड इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये चीज़ें रूल आउट हो जाती हैं कि क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है। तो हमें कहीं न कहीं इस चीज़ को थोड़ी-सी निगरानी से ही हम इस चीज़ का पता कर सकते हैं भी क्या वाक़ई में इस चीज़ का दर्द है। और इसके अलावा देखिए योगा कहीं न कहीं योगा से ही होगा डेफ़िनिटली आप लोगों ने बहुत बार इस चीज़ को सुना होगा। तो योगा हुई, बहुत सारी ऐसी समस्या हुई जिसके जो ख़ास करके हमारी जीवन शैली के अंदर कहीं न कहीं जो हमारी क्वालिटी लाइफ़ को इंक्रीज़ करने का काम करती हैं। अगर कोई भी चीज़ है, ख़ास करके कोई भी चीज़ है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल में हम क्या करते हैं ज़्यादातर या तो बैठने का काम होता है या थोड़ा बहुत चलना होता है, जिसमें बेसिकली हम हमारे जो शरीर का ज़्यादा यूँ कहिए कि फ़िज़िकल वर्क नहीं होता। तो ऐसे में अगर योगा करते हैं, तो योगा का क्या काम है बेसिकली वो हमारे शरीर की हर एक मसल्स को, हमारे शरीर के हर एक जॉइंट को खुलने का काम करता है, उनको लगातार काम में रखने की वजह से किसी भी तरह की समस्या उनके अंदर नहीं होती। अक्सर पुराने लोग ये कहते सुने गए कि जो मशीन अगर वो चलती रहे तो कहीं न कहीं कामयाब रहती है। वो शरीर बिल्कुल हमारे शरीर के अंदर भी बिल्कुल सेम तरह की ही प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। कहीं न कहीं जो हमारे घुटने हैं, हमारे जो जोड़ हैं, वो लगातार अगर काम करते रहें, जो हमारी मांसपेशियाँ अगर वो लगातार काम में आती रहें, तो वो मांसपेशियाँ, वो जो घुटने हैं, वो कहीं न कहीं उनकी उम्र लंबी रहती है। वो कहीं न कहीं हमें बुज़ुर्गावस्था के अंदर भी कहीं न कहीं हमें एक मेंटेन रहती हैं, जिसकी वजह से कोई फर्दर थोड़ा बहुत दर्द होता है और उसमें ठीक हो जाता है। अब ऐसे में ये चीज़ ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, अभी कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसमें फिर से एक बात बोलूँगा भी कई बार ऐसा होता है भी कई बार ऊपर से गिरने की वजह से कई बार एक मतलब भी इस तरह से होता है भी थोड़ी अच्छी खासी हाइट से 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट से जंप लेने की वजह से, शरीर हेवी होने की वजह से लोग नीचे जंप ले लेते हैं और उसके बाद कहीं घुटने में दर्द शुरू होता है। तो ऐसे में बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना है, आपने डॉक्टर को दिखाना है, एक्स-रे या जो भी बेसिकली टेस्ट है उसके बाद ही ये चीज़ सही हो पाएगी भी वाक़ई घुटने का दर्द नॉर्मल था या नहीं था। अब ये भी एक चीज़ यहाँ पे समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भी सिंपल अगर दर्द आज हुआ है, सुबह तक खत्म हो जा रहा है या सुबह हुआ है, थोड़ा देर आराम करने के बाद अगर दर्द में हमें आराम मिल जा रहा है, तो ठीक है। और ये दर्द में हमें परमानेंट आराम मिल जा रहा है, ऐसा नहीं है भी आज फिर दर्द शुरू हुआ, कल फिर दर्द शुरू हुआ, परसों फिर दर्द शुरू हुआ। तो ऐसे में लगातार अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन एंड ऑफ हो रही है कंडीशन, लगातार दर्द हो रहा है, बंद हो रहा है, खड़ा हो रहा है दर्द, तो ऐसे में हमें कहीं न कहीं डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे लिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक्स-रे या कुछ ऐसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन से ये चीज़ रूल आउट हो जाती है भी कहीं घुटने के अंदर बहुत ज़्यादा समस्या तो नहीं हो रही। तो एक तो ये चीज़ थी। एक्सीडेंटल कंडीशन में डेफ़िनेटली हमें ये चीज़ देखनी है अभी कहीं न कहीं वो चीज़ तो नहीं हो रही और ख़ास करके साइक्लिंग जो जिनको अगर आने वाले समय में ये हैबिट ना हो, साइक्लिंग में इस चीज़ क बहुत एक साइक्लिंग मैं कहूँगा अपने आप में एक बहुत बड़ी
खूबसूरत एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज़ है जो कि कहीं न कहीं घुटने के अंदर जो अगर सिंपल सी भाषा में कहें घुटने के अंदर जो ग्रीस बनाने का काम करती है, ग्रीस को लगातार मेंटेन रखने का काम करती है या मेडिकल भाषा में कहें जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, घुटने के अंदर का जो पानी होता है, जो कहीं न कहीं घुटने को जर्क या एक सस्पेंशन का काम करता है या दोनों ऊपर की और नीचे की हड्डियों को आपस में घर्षण नहीं करने देता, तो कहीं न कहीं उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए साइक्लिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज़ है। साइक्लिंग के द्वारा हम कहीं न कहीं घुटने की सेहत को मेंटेन रख सकते हैं। तीसरी चीज़ अगर ओवरवेट हैं, तो वहाँ पे आपने घुटने के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना प्लीज़ कहीं न कहीं वेट को मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वेट मेंटेनेंस जैसे मैंने पहले बताया सिर्फ़ घुटने की समस्या नहीं और बहुत सारे ऐसी समस्या हैं जिनको जो हमारा ओवरवेट या मोटापा जो हमारा आमंत्रित करता है या यूँ कह लीजिए भी कहीं न कहीं अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे घर में माँ-बाप को अगर शुगर मधुमेह की समस्या है और उनको वो समस्या कहीं न कहीं 60 साल की उम्र में जाकर हुई है, हमें कहीं न कहीं वो समस्या अगर मोटापा कहीं ओवर ज़्यादा हम ओवरवेट हैं, ओबेस हैं, तो वो समस्या कहीं न कहीं 30 या 35 साल के बाद आना एक स्वाभाविक सा हो जाएगा क्योंकि मोटापा उस चीज़ को आमंत्रित कर रहा है और पहले आने के लिए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। तो देखिए फर्दर यो व्यायाम हो गया, लोकल एक आयुर्वेद के अंदर दिनचर्या के अंदर ये चीज़ आती है, भी नहाने से जो 10 मिनट पहले है, नहाने से जो 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले जब आप पूरे शरीर की एक तेल से मालिश करते हैं और तेल से मालिश करने के बाद अगर आप 5 या 10 मिनट सिर्फ धूप में रहते हैं, सुबह की जो पहली धूप होती है, वो कहीं न कहीं उस तेल को हमारे शरीर के अंदर रसा देती है और हमारे जो जितने भी जॉइंट्स हैं, वो सिर्फ घुटने के जॉइंट्स नहीं, हमारी बॉडी के जितने भी छोटे-बड़े जो भी जॉइंट्स हैं, उनको कहीं न कहीं नरिशमेंट देने का, उनको कहीं न कहीं ताकत देने का क्योंकि जो जॉइंट्स हैं वो आपस में बंधे हुए हैं। आपस में लिगामेंट्स हैं, टेंडोन्स हैं, उनके द्वारा बंधे हुए हैं। उनको एक ताकत देने का जो काम करती हैं, उनको एक नरिशमेंट देने का जो काम करते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे शरीर के अंदर अक्सर हम घर के अंदर ये चीज़ देखते हैं भी जो पुराने बुजुर्गवार लोग थे, वो कहीं न कहीं अपने पूरे शरीर की नहाने से पहले पूरे शरीर की मालिश किया करते थे तेल से और फिर 10 मिनट जब तेल रिस जाता था, उसके बाद गर्म पानी से नहाने के लिए जाते थे। तो यहाँ पे अगर हम उस चीज़ को कहीं न कहीं ऐड ऑन कर लेते हैं, तो ऐसे में हमारी जो लकवे की समस्या है, उससे भी कहीं न कहीं हम बहुत हद तक बचे रह सकते हैं, जिनको मसल पैरालिसिस बेसिकली होता है। पैरालिसिस वो उस समस्या से भी कहीं न कहीं हम बचे रह सकते हैं। देखिए, अभ्यंग करना, तेल की मालिश करना, वो कहीं न कहीं हमें बहुत ज़्यादा हमारी जो मसल्स हैं, उनके अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपर करता है। मसल्स की टोनिसिटी को बढ़ाता है, मसल्स की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, मसल्स के काम करने के तरीके के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है। हमारे जॉइंट्स हैं, उनको ताकत देता है, उनको उनके अंदर लचीलापन लेकर आता है, उनकी मूवमेंट को स्टेबल रखता है, सुदृढ़ रखता है। तो ये ख़ास करके बहुत ज़्यादा अगर हम इस चीज़ को क्योंकि आजकल ख़ैर हर जिससे भी ये चीज़ पूछी जाए, बोली जाए तो हर किसी का एक ही आंसर होता है कि समय नहीं है या समय की समस्या नहीं है। तो अगर हम थोड़ा-सा एक स्पेसिफ़िक टाइम अगर हम हमारे डेली रूटीन के अंदर अगर बाँध लें 1 घंटे के अंदर अगर हम आधा घंटा प्राणायाम करते हैं और उस आधे घंटे के बाद कहीं न कहीं तेल की मालिश करके फिर कहीं हम अगर उसके लिए जाते हैं स्नान के लिए जाते हैं तो वो 1 घंटा कितनी बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं है। हम कहीं न कहीं एडजस्टमेंट इस चीज़ की कर सकते हैं। तो वो हम इस चीज़ के अंदर डेफ़िनिटली ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये मतलब जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई जैसे कि ओवरवेट से कम होना, देखिए पेन किलर्स डेफ़िनेटली कहीं न कहीं एक छोटे टाइम पीरियड के लिए जिनको लगातार घुटने की समस्या बहुत लंबे समय तक है, ऐसे में जो पेन किलर्स लेना वो एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट मैं कहूँगा भी है, ठीक है, आराम मिल जाता है। अगर पेन किलर्स खाने के बाद भी वो चीज़ ठीक नहीं हो रही है, तो डेफ़िनेटली हमें कहीं न कहीं इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है, एक्स-रे वगैरह या एमआरआई, सीटी स्कैन की कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। भी हो सकता है कई बार किसी एक्सीडेंटल सिचुएशन की वजह से कहीं न कहीं ब्लड इकट्ठा होना वो भी एक कंडीशंस है, तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं। कोई माइनर सा फ्रैक्चर हो जाता है, मेनिस्कस का टियर हो जाता है, तो या साइनोवियल फ्लूइड रप्चर हो जा साइनोवियल्स जो लिगामेंट है वो रप्चर हो जाता है। तो वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बेसिकली वहाँ पे मतलब हमें रूल आउट करनी होती हैं। तो ऐसे में अगर आपको समस्या घुटने के दर्द से आप डेली इस चीज़ से जूझ रहे हैं और लगातार इस चीज़ के अंदर आप मतलब दर्द के साथ ही कहीं न कहीं अपने आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, आप एक गोली लेते हैं और उस चीज़ के साथ फिर अपने रूटीन के काम काज में लग जाते हैं। तो एक
मैं यहाँ पे एक सही सलाह यही होगा भी आप अपने प्लीज़ समय निकाल कर डेफ़िनेटली एक चिकित्सक की परामर्श लीजिए और फिर कहीं न कहीं अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कहीं न कहीं आप हो सकता है भी आगे आने वाले किसी बड़े कारणों को भी आप बचा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो आज जो सेशन हुआ बेसिकली घुटने के दर्द को लेके ये सेशन आपको किस तरीके से लगा? आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर इस चीज़ के बारे में ज़रूर बता सकते हैं। और इस चीज़ से लेकर अगर आपके कोई सवालात हैं, तो उस चीज़ का भी आप प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं या पर्सनल मैं कहूँगा अगर पर्सनल मैसेजेस करते हैं फ पेजेज़ के मैसेज बॉक्स के अंदर अगर अगर डायरेक्टली मैसेज ड्रॉप करते हैं, तो वो कहीं न कहीं एक हमें पढ़ना आसान हो जाता है। तो आप अगर कोई इस तरह के आपके कोई डाउट्स हैं या आप कुछ चाहते हैं भी अगर आप किसी सेशन बेसिकली कोई मेडिकल सेशन है या किसी बीमारी के ऊपर अगर आप चाहते हैं भी इस चीज़ के ऊपर कोई लाइव सेशन होना चाहिए, तो डेफ़िनेटली आप आपकी सजेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे जो पर्सनल मैसेजेस बॉक्स में उसके अंदर आप मैसेज करके हमें बता सकते हैं। डेफ़िनेटली हम उस चीज़ के ऊपर ज़रूर एक लाइव सेशन रखेंगे ताकि जितनी पॉसिबल सही न्यूज़ हो वो आप तक पहुँच पाए। आप तक एक जेन्युइन न्यूज़ पहुँच पाए ताकि कहीं न कहीं अगर आप उस चीज़ से जूझ रहे हैं तो कहीं आप उस चीज़ से ओवरकम कर सकें। आप अपने कहीं क्वालिटी लाइफ़ को इस चीज़ से बढ़ा सकें। तो अंत में मैं फिर यही कहूँगा भी ख़ास करके ये जो कोविड का दौर चल रहा है, इसमें बेसिकली लॉकडाउन अब खुल चुका है। धीरे-धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, लॉकडाउन हो रहा है। तो लॉकडाउन खुला है, कोरोना वायरस अभी नहीं गया है। अभी-अभी हमें एक बहुत बड़ी जो बहुत घातक जो सेकंड वेव थी, उससे कहीं न कहीं ओवरकम करके आए हैं या अभी ओवरकम नहीं भी करके आए हैं, अभी वो समस्या कहीं न कहीं कंटिन्यू चल रही है। तो अभी भी आप लोगों को कहीं न कहीं एहतियात रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर थोड़ा बहुत माइनर सा बुखार है, तो सिंपल आप घर में रहिए, अगर आपको अपने आप को आइसोलेट कीजिए। अगर आपको लगता है अभी ज़रूरी है, तो प्लीज़ टेस्ट ज़रूर करवाइए। ताकि इससे आप औरों को जो फैलाने से रोक सकते हैं। तो कोरोना वायरस के बारे में आप ख़ासकर लोग ज़्यादा जानते हैं, तो मेरे आपसे यही अपील है भी आप मास्क ज़रूर पहन के रखिए, हाथों को सैनिटाइज़ करते रहिए। बहुत लोगों ने अपने नज़दीकियों को खोया है, बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है। तो हो सकता है शायद आप इस चीज़ से नहीं आपको मालूम होगा, तो कहीं न कहीं आप उस चीज़ को लाइटनेस में आके मास्क का यूज़ नहीं कर रहे हो। तो देखिए मास्क का भी यूज़ कीजिए डेफ़िनेटली, डरना नहीं है, हमने साथ मिलके इस चीज़ से लड़ना है। मास्क पहनिए, सैनिटाइज़ करते रहिए, प्रोटोकॉल्स को फ़ॉलो करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फ़ॉलो करते रहिए, तो डेफ़िनेटली वी विल ओवरकम विद दिस। तो आज के सेशन में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ इसी समय में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।